गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर में कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या आपको जानना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें हमने बता दी थी और आपकी ये हेडिंग ख़त्म हो गई थी। लेकिन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस या कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो डायरेक्ट आपको देखने पर सीरीज या पैरेलल नहीं दिखते हैं, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको हम आज करा रहे हैं। और जो न्यूमेरिकल हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उनको आप ढंग से समझिए, कायदे से समझिए, और बाकी आपके पास क्वेश्चंस के बुक होंगे उनसे भी, और यदि नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन भेज देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा तो हम आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भेज देंगे। आपके बुक में होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत सारे न्यूमेरिकल की करिएगा। इस चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं, ठीक है। तो आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल combination of कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जिनको डायरेक्ट देखने पर सीरीज या पैरेलल नहीं पता चलता है, एक एक एग्जांपल बताते जा रहे हैं, समझिए। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लें आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ये डिस्टेंस आपका d है और ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है, और सभी प्लेट्स की एरिया सेम है। आपको एक इस तरह का सिस्टम दिया गया और कहा गया इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटी बताइए। तो एक थीम जो जानने के लिए न्यूमेरिकल बताया हूं, मैं जितने न्यूमेरिकल बताऊंगा उसमें कोई न कोई आपको एक कॉन्सेप्ट, एक थीम मिल जाएगी। तो अभी ये जो न्यूमेरिकल हमने दिया है, इस न्यूमेरिकल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आगे के कई न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब आप देख रहे हो कि एक प्लेट तो यहां से यहां तक है, इसके ऊपर दूसरी प्लेट यहां से यहां तक है। तो कैपेसिटर बनाने के लिए दो प्लेट चाहिए। कोई भी सिस्टम कैपेसिटर बनेगा यदि दो प्लेट पैरेलल हो तो एक कैपेसिटर बनेगा। तो आप देख रहे हो कि यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये एक जैसा स्ट्रक्चर है, यानी यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो यहां से यहां तक इस प्लेट का, इस नीचे वाले प्लेट का ये पार्ट ले लीजिए, इस प्लेट का ये पार्ट ले लीजिए। तो यहां से यहां तक एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको हम एक कैपेसिटर मान लेंगे जिसकी कैपेसिटी हमने C1 मान ली। जैसे कोई सिस्टम दिया हो तो जहां से जहां तक एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो, एक जैसा माहौल हो, एक जैसी सिचुएशन हो, उतने रीजन को आप एक अलग कैपेसिटर मान लीजिए और उसकी कैपेसिटी मान लीजिए C1। यही आगे के बहुत सारे न्यूमेरिकल में करने हैं। अब आप देखिए कि इस प्लेट का यहां से यहां तक का हिस्सा लीजिए और यहां से यहां तक इस प्लेट का हिस्सा लीजिए। तो ये और ये देखिए, ये मिलकर के यहां से यहां तक की डिस्टेंस में एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए यहां से लेकर यहां तक के सिस्टम के पार्ट को हम एक कैपेसिटर मान लेंगे जिसकी कैपेसिटी C2। हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। ये देखिए, दो पैरेलल प्लेट हो गए, एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट हो गया। यहां से यहां तक एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और यहां से यहां तक प्लेट का ये भाग और ये भाग यहां से यहां तक एक जैसा है,
इसको हम एक कैपेसिटर मान लेंगे जिसकी कैपेसिटी हमने C3 मान ली। ठीक है, अब C1 की वैल्यू निकालिए, यानी यहां से यहां तक जो कैपेसिटर हमने कंसीडर किया है उस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालिए। तो कैपेसिटी का फार्मूला होता है ए के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन यहाँ पर प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भरा है, इसलिए के की जगह 1 लेंगे, तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालिए, यानी C2, ये भी हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, तो ये D है, ये है, तो हो जाएगा D प्लस ए। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालिए C3, तो ये भी हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये D था और ये पूरा D प्लस ए था और ये A, यानी टोटल हो गया D प्लस 2A। यानी इस तीनों पार्ट की कैपेसिटी हमने निकाल दिया, C1 C2 C3। अब हम ये देखेंगे कि ये जो अलग अलग 3 कैपेसिटर हमने कंसीडर किए हैं, ये तीनों आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इस प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट मान लिया और इसको नेगेटिवली चार्ज प्लेट मान लिया। तो जो पहला कैपेसिटर है उसका ये नेगेटिव प्लेट है, जो दूसरा कैपेसिटर है उसका ये नेगेटिव प्लेट है, जो तीसरा कैपेसिटर उसका ये नेगेटिव प्लेट है, और तीनों एक में जुड़े हैं। यानी तीनों कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट एक ही में कनेक्ट है और तीनों का पॉजिटिव प्लेट एक में कनेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर मिले जिनमें सबके पॉजिटिव प्लेट एक पास कनेक्ट हो, सबके नेगेटिव प्लेट एक पास कनेक्ट हो, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि C1 C2 and C3 are parallel to each other। क्योंकि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझाया था कि यदि कई कैपेसिटर हो और सबका पॉजिटिव प्लेट एक में कनेक्ट हो, सबका नेगेटिव प्लेट एक में कनेक्ट हो, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इन तीनों कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक ही में कनेक्ट है और तीनों का नेगेटिव प्लेट भी एक ही में कनेक्ट है। तो इसका मतलब कि ये तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलली कंबाइंड है, और जब पैरेलली कंबाइंड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताया हूं C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 की ये वैल्यू, C2 की ये वैल्यू, C3 की ये वैल्यू, तीनों यहाँ रख करके ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस ए प्लस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस 2A। अब यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1/d प्लस 1 अपॉन डी प्लस ए प्लस 1 अपॉन डी प्लस 2A। ठीक है, ये पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ एक थीम आपको मैंने समझा दिया कि जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा दिया जाए कि जिसमें कुछ दूरी तक एक जैसा कंस्ट्रक्शन हो, फिर एक जैसा कंस्ट्रक्शन हो, फिर एक जैसा कंस्ट्रक्शन हो, तो जितने रीजन का कंस्ट्रक्शन एक जैसा होगा उतने रीजन को आप एक अलग कैपेसिटर मान लीजिए, उसकी कैपेसिटी अलग निकालिए। फिर जितने रीजन तक एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा वहाँ तक एक कैपेसिटर मान लीजिए और उसकी कैपेसिटी अलग निकाल लीजिए। और फिर बाद में ये जनरली देख लीजिए, जो आपको सामान्य पहचान बताया गया है कि ये सारे सिस्टम आपस में, यदि सबको अलग अलग कैपेसिटर मान लें तो फिर जो जनरल पहचान मैंने बताई है उस हिसाब से आप इसको ट्रेस कर लीजिए कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। जैसे भी हो, सीरीज में या पैरेलल में, जो फार्मूला बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। मान लीजिए आपको एक सिस्टम मैंने दिया ऐसे, और आपसे कहा गया इस सिस्टम की कैपेसिटी बताइए। तो आप क्या कीजिए कि अब जैसे कैपेसिटी बतानी है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच,
आपको ये सिस्टम दिया गया और ये जितने भी प्लेट हैं इनके बीच का डिस्टेंस d ही है और सबकी प्लेट एरिया भी सेम है। तो अब आपको ये सिस्टम दिया गया और कहा गया कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, यानी ये क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी पॉइंट ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो अब ऐसे केस में क्या करते हैं कि जिन जिन पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है उनमें एक पॉइंट को हम पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं, एक पॉइंट को हम नेगेटिव टर्मिनल मान लेते हैं। अब चूंकि हमने ए को पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया तो अब जितने प्लेट ए से कनेक्ट हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो देखिए ये प्लेट भी ए से कनेक्ट है इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये भी प्लेट ए से कनेक्ट है इसलिए ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज दोनों तरफ होगा, पूरा प्लेट होगा। ये प्लेट नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट है इसलिए इसके दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट है इसलिए इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहां पर देखिए कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि किसी सिस्टम को हम कैपेसिटर कह सकते हैं यदि उसमें दो प्लेट हो, दोनों पैरेलल हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह सकते हैं यदि दो प्लेट हो, दोनों पैरेलल हो और एक पॉजिटिवली चार्ज हो, एक नेगेटिवली चार्ज हो। यदि दो प्लेट हो, दोनों पैरेलल हो और दोनों पर यदि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है दोनों पर या दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे सिस्टम को भी हम कैपेसिटर नहीं कहेंगे। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो प्लेट होने चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए और एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके दूसरा कैपेसिटर बना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके तीसरा कैपेसिटर बना। इसकी कैपेसिटी हम C1 मान ले रहे हैं, इसकी कैपेसिटी C2 मान ले रहे हैं, इसकी C3 मान ले रहे हैं। अब हम C1 की वैल्यू लिखें, C2 की वैल्यू लिखें, C3 की वैल्यू लिखें। C1 माने इस कैपेसिटर की कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि मैंने बताया सभी प्लेटों की एरिया सेम है और चूंकि प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है इसलिए K की जगह 1 रख दिया गया है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब हम ये चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जितने रीजन है सबकी कैपेसिटी निकाल लो, उसके बाद फिर चेक कीजिए कि ये सिस्टम सीरीज में है या पैरेलल है। तो तीनों की कैपेसिटी निकाल लिया। अब हम चेक करेंगे कि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल है। तो देखिए पहले कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, दूसरे कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट और तीसरे कैपेसिटर का भी ये पॉजिटिव प्लेट, सब आके एक ही में कनेक्ट है। यानी इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के तीनों का पॉजिटिव प्लेट एक में कनेक्ट है और तीनों का नेगेटिव प्लेट एक में कनेक्ट है। यानी जब सबका पॉजिटिव प्लेट एक साथ और सबका नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट हो तो इसका मतलब वो भी कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हो C1, C2 एंड C3 आर पैरेलल। जब पैरेलल हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये C1, C2, C3 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी ये हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये पूरे सिस्टम की कैपेसिटी हो गई। ठीक है, तो एक जैसा थीम यहाँ बताया, एक दूसरे तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ बताया। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए। अब एग्जांपल नंबर 3 देखें। एग्जांपल नंबर 3, मान लीजिए आपको एक सिस्टम दिया गया,
ऐसे, और आपसे कहा गया फाइंड द कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। आपको एक सिस्टम दिया गया और उसमें आपको ए और बी के बीच कैपेसिटी निकालनी है, और ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस डी ही है। अब फिर वही काम करेंगे जो हमने पीछे बताया है, जिन जिन पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उनमें से एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव मान लेंगे, एक को हम नेगेटिव मान लेंगे। अब जो जो प्लेट पॉइंट ए से कनेक्ट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो जो प्लेट पॉइंट बी से कनेक्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो देखिए ये प्लेट भी पॉइंट ए से कनेक्ट है इसलिए इस पर भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये भी कनेक्ट है इसलिए इस पर भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये दोनों प्लेट चूंकि नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट हैं इसलिए इन पर दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए इन पर भी दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, लेकिन इधर चार्ज बनाने का कोई मतलब नहीं है इसलिए हमने एक ही तरफ बनाया। अब देखिए ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनाए। ये दोनों प्लेट नेगेटिव है, सेम चार्ज है, अपोजिट चार्ज नहीं है, इसलिए ये दोनों प्लेट मिलके कैपेसिटर नहीं बनाएंगे। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके एक कैपेसिटर बनाएगा। तो यहां दो ही कैपेसिटर बने, क्योंकि बताया था कैपेसिटर के लिए दोनों प्लेट पैरेलल होने चाहिए, साथ साथ एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ दोनों पर नेगेटिव है इसलिए ये कैपेसिटर नहीं है। अब इसकी कैपेसिटी हम C1 मान लेंगे, इसकी C2 मान लेंगे। तो यहाँ C1 इज इक्वल टू हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और C2 हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब चूंकि पहले कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और दूसरे कैपेसिटर का भी पॉजिटिव प्लेट एक ही में कनेक्ट है और दोनों के नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट हैं इसलिए ये भी पैरेलल हुए। C1 एंड C2 आर पैरेलल। तो जब पैरेलल हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 की वैल्यू रख दीजिए, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एक छोटा सा क्वेश्चन। मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिनके दोनों प्लेटों को मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। ये है मेटेलिक वायर। अब इसकी कैपेसिटी बतानी है आपको। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान ले कि दो कंडक्टर को, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर ये है एक कंडक्टर ये है, दोनों को आपस में टच कर दें या दोनों को दूर रख के एक मेटेलिक तार से जोड़ दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। दो कंडक्टर को या तो आप किसी वायर से जोड़ दीजिए या डायरेक्ट टच कर दीजिए, एक ही बात होती है। तो यहां पर चूंकि दोनों प्लेटों को मेटेलिक वायर से जोड़ दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेटों को आपस में टच कर दिया गया है। तो जब दोनों प्लेटों को टच कर दिया जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो गया। तो इनकी चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो यहाँ पर दोनों प्लेटों को तार से जोड़ने का मतलब डायरेक्ट टच कर दिया गया, और डायरेक्ट टच करने का मतलब कि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया। अब D की जगह यहाँ 0 रख दीजिए, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0, यानी इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो यदि इस तरह का केस कहीं आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है, तो इस तरह का यदि कोई सिस्टम आता है तो उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी ये इनफाइनाइट चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। ठीक है, कैसे स्टोर कर सकता है? जैसा कि जानते हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा अर्थ कनेक्टेड होता है।
तो अब जब दोनों को एक तार से कनेक्ट कर दोगे तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट हो गया। तो जितने भी चार्ज की सप्लाई दोगे आप, सारा चार्ज अर्थ में चलता जाएगा। और आप जानते हो कि अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कभी भी ये सिस्टम फुल चार्ज नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में इसीलिए हम कह देते हैं ऐसे सिस्टम की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। एग्जाम्पल नंबर 5, मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी ये दो प्लेटें हैं। ये दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है। अब इन प्लेटों के बीच एक मेटल का प्लेट रख दिया गया, ये मेटल है, ठीक है। मेटल की मोटाई y है। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया और ये डिस्टेंस कितना हो गया, यानी d में से आप y माइनस कर दीजिए तो हो गया d माइनस वाई। अब जो बचता उसी में आधा ये यानी ये डिस्टेंस हो गया d माइनस वाई बाई 2, ये भी डिस्टेंस हो गया d माइनस वाई बाई 2। अब इसको आप पॉजिटिव प्लेट मान लीजिए, इसको नेगेटिव प्लेट मान लीजिए, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव प्लेट हो गया तो इसके इंडक्शन के ड्यू टू इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव है, इसके इंडक्शन के ड्यू टू इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां देखिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके एक कैपेसिटर बनाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके दूसरा कैपेसिटर बना दिए, यानी इस पूरे सिस्टम में दो कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी हम C1 मान लेंगे, इसकी कैपेसिटी हम C2 मान लेंगे। अब यहां C1 की वैल्यू निकालिए, तो हो जब मान लीजिए प्लेट एरिया A है तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d माइनस वाई बाई 2, ये हो जाएगा d माइनस वाई बाई 2। अब उसी तरह से इसकी भी कैपेसिटी निकालिए, तो इसकी भी कैपेसिटी हो जाएगी d एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस वाई बाई 2। अब चूंकि पहले कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट और दूसरे कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट एक ही में कनेक्ट है, आप देख रहे हो, तो जब एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगा तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान हमने आपको बताई थी। तो यहां लिख देंगे C1 एंड C2 आर इन सीरीज, C1 और C2 सीरीज में हो गए। अब यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको बताया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 1/C1 प्लस 1/C2। अब C1 की ये वैल्यू और C2 की ये वैल्यू दोनों यहीं पे पुट कर दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक अलग तरह का न्यूमेरिकल है, ये अलग तरह का न्यूमेरिकल है, ये अलग तरह का न्यूमेरिकल है। तो 5 न्यूमेरिकल आपको बताए गए। अब अगला 6वां न्यूमेरिकल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर जो 6 हम आपको बता रहे हैं उसमें एक ही क्वेश्चन में कई तरह की क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपको, और ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, इसमें कई तरह का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। और इसी में कई तरह के न्यूमेरिकल हम एक ही क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, प्लेट्स की लेंथ l है और प्लेट्स की ब्रेथ b है, स्मॉल b। इस प्लेट की भी ब्रेथ स्मॉल b है। दोनों प्लेट की लेंथ l है और दोनों प्लेट की ब्रेथ b है, ठीक है। दोनों प्लेट की लेंथ l है, दोनों प्लेट की ब्रेथ b है और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है। अब मान लीजिए एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब आप प्लेटों के बीच डाल रहे हो। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब है,
ये प्लेटों के बीच आप इंसर्ट कर रहे हो और प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के स्लैब का सिर्फ x मीटर आप अंदर इंसर्ट किए हो, यानी पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब प्लेटों के बीच इंटर नहीं कराया गया है। केवल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब x मीटर तक प्लेटों के बीच इंटर कराया गया है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बाकी हिस्सा प्लेट से बाहर है। ठीक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का केवल x मीटर का हिस्सा ही प्लेटों के अंदर इंटर किया है, बाकी बाहर है। अब इस पूरे सिस्टम की पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो प्लेटों के बीच इंसर्ट किया गया है उस पर कितना फोर्स लगता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको एक ही साथ बता दे रहे हैं। हालांकि एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम एक ही में सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अब पहले इस सिस्टम की कैपेसिटी निकाली जाए। कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो हम थीम बताए हैं पहले एग्जांपल में, उसी थीम का इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हो कि यहां से यहां तक का नेचर एक जैसा है, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और यहां से यहां तक का नेचर एक जैसा है। इसलिए यहां से यहां तक के पार्ट को हम एक कैपेसिटर मान लेंगे जिसकी कैपेसिटी हमने C1 मान ली, और यहां से यहां तक का नेचर एक जैसा है, इसलिए इस पार्ट की कैपेसिटी हमने C2 मान ली। यानी इस पूरे प्लेटों के बीच दो तरह का माहौल है। इतने रीजन में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इतने रीजन को हम एक कैपेसिटर मान लिए जिसकी कैपेसिटी C1, और यहां से यहां तक एक जैसा एटमॉस्फेयर है, इसलिए इस सिस्टम की इतने पार्ट की कैपेसिटी को हम C2 मान लिए। अब C1 निकालिए, तो आप फार्मूला जानते हो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो प्लेट के इस पार्ट की एरिया निकालनी है, तो इस पार्ट की लेंथ L है और ब्रेथ B है, तो यहां से यहां तक की लेंथ L हो गई और ब्रेथ B हो गया, तो एरिया हो गई L इंटू B। और चूंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी इंसर्ट किया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो A हो गया K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जैसे यहां से यहां तक को ही एक कैपेसिटर माने हो ना, तो कैपेसिटी का फार्मूला होता है AK एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A मींस प्लेट की एरिया, तो चूंकि यहीं से यहीं तक को एक कैपेसिटर मान लिए हैं, तो यहीं से यहीं तक की एरिया निकालेंगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x हो गई लेंथ, और ब्रेथ B है, तो एरिया प्लेट की यहां से यहां तक A इंटू बी L इंटू B हो गई, और डाइलेक्ट्रिक है इसलिए K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब इस हिस्से की कैपेसिटी निकालिए, तो इस हिस्से के प्लेट की एरिया निकालनी है, तो इस हिस्से की लेंथ हो गई L माइनस एक्स, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ L है, तो उसमें से x निकल जाएगा, तो ये हो गया L माइनस एक्स। अब ब्रेथ है B, तो एरिया हो जाएगी L माइनस एक्स इंटू बी। और डाइलेक्ट्रिक है नहीं इसलिए K छोड़ देंगे, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब दोनों पार्ट की कैपेसिटी निकल गई। अब आप देख रहे हो इस पार्ट का जो प्लेट, मान लीजिए इस प्लेट को हम पॉजिटिवली चार्ज मान रहे हैं, इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज मान रहे हैं। अब इस हिस्से का पॉजिटिव चार्ज प्लेट और इस हिस्से, इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है, दोनों एक ही में कनेक्ट है। इस कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट और इस कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट भी एक ही में कनेक्ट है। इसका मतलब कि दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक में और दोनों का नेगेटिव प्लेट एक में, यानी आप कह सकते हो C1 एंड C2 आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये आपका यहां से यहां तक एक कैपेसिटर हुआ, उसका पॉजिटिव प्लेट ये है और इस कैपेसिटर का भी पॉजिटिव प्लेट यही है, दोनों एक ही में है, इसलिए दोनों का पॉजिटिव एक में, दोनों का नेगेटिव एक में, इसलिए सिस्टम पैरेलल में है। अब जब पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, C1 की ये वैल्यू C2 की वैल्यू रखेंगे तो B एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन हो जाएगा। तो जब B एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन हो गया तो बचा क्या, L K इंटू L, और इसमें बच B एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स। अब यहां से इसमें आप चाहें तो L कॉमन ले सकते हो,
तो बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यल कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा k प्लस 1 माइनस एक्स। ये पूरे सिस्टम की कैपेसिटी हो गई। ठीक है, तो हमने कहा कि इस सिस्टम की कैपेसिटी पूछी जाए तो ऐसे लगा दीजिए। फिर इस सिस्टम का आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो आपने यहां पर C निकाला ही है, तो हाफ C की वैल्यू रखिए बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एल k प्लस 1 माइनस एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हो बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d, और ये हो जाएगा एल k प्लस 1 माइनस एक्स। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब तीसरी चीज आपसे पूछा जाए कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट कर रहे थे तो इस पर कितना फोर्स लग रहा था। फोर्स ऑन स्लैब तो आपको पहले भी बता दिया गया, फार्मूला होता है F इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी ये आई है, इसको x के विद रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां रखकर, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर कितना फोर्स लगेगा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं आता है हमसे पूछ लीजिएगा सैटरडे को। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो सबसे बड़ी यूनिट थी सेकेंड ईयर की, मैंने पहले भी बताया है कि ये अकेले 2 यूनिट के बराबर है, घबराना मत, सारी यूनिट ऐसी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। अब चूंकि फिजिक्स में बुक के 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट की एक बड़ी यूनिट हमने पढ़ा दी। अब हम सेकेंड यूनिट पढ़ने के बजाय सेकेंड पार्ट का हम लोग एक यूनिट पढ़ लें, तब फिर फर्स्ट पार्ट के सेकेंड यूनिट पाएंगे। तो अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम आपके फिजिक्स बुक के सेकेंड पार्ट का फर्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, इसलिए उसकी अलग कॉपी बना लीजिएगा। इसमें पेज बचा भी है तो कॉपी छोड़ दीजिएगा, इसमें नहीं लिखा जाएगा, इसलिए नई कॉपी ले लीजिए। और सेकेंड पार्ट का फिजिक्स का पहला यूनिट ऑप्टिक्स अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।